हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल स्टूडियो की तरफ से रिलीज किया गया दी इटर्नल्स का काफी छोटा सा टीजर। जिस छोटे से टीजर को ऑफिशियली मार्वल स्टूडियो वाले ने ऑब्वियसली मूवी सेलिब्रेट्स के हिसाब से डाला है, ताकि इससे फैंस का अटेंशन थिएटर्स पर काफी ज्यादा रहे। क्योंकि आज की तारीख में थिएटर्स की क्या हालत है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसलिए मार्वल की तरफ से कई सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट की रिलीज डेट के साथ साथ ये टीज दिया जा रहा है कि ये सभी फिल्में अगर फैंस को सही से एक्सपीरियंस करना है तो उन्हें थिएटर में ही जाकर इन फिल्मों को देखना चाहिए। बट फिलहाल तो इस वीडियो में मैं उन सभी की सभी फिल्मों पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इस वीडियो के टाइटल से लेकर थंबनेल में मैंने द इटर्नल्स फिल्म के टीजर का ब्रेकडाउन लिखा है। तो चलिए उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स को ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो मार्वल फैंस इटर्नल्स के यूनिवर्स को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है, क्योंकि सुपर हीरो से हटकर इटर्नल्स की हिस्ट्री में बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन फिलहाल तो एमसीयू में शुरुआत इटर्नल्स की स्टोरी को नहीं बल्कि अवेंजर्स की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए हुई है। हालांकि ऐसा ही कॉमिक बुक में भी किया गया था, लेकिन ईयर 1978 में जैक कर्बी ने मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स को सुपर हीरो से हटकर इटर्नल्स, सेलेस्टर्स और डिवियन जैसे कई पावरफुल एंटिटीज से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उनका मकसद यही था कि वो मार्वल फैंस को सुपर हीरोज की एक प्रॉपर ओरिजिन दे सके कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई है। और जब एमसीयू की तरफ से इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई तो फैंस को इस टाइटल से यही उम्मीद है कि इस फिल्म में भी एमसीयू की तरफ से इन्हीं सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी इस छोटे से टीजर की क्लिप को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी उसमें भी कई ज्यादा टाइम है और ये फिल्म हमें एमसीयू की पूरी के पूरी एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं बल्कि इटर्नल्स के पर्सनल मैटर को दिखाएगी, ताकि उनकी टाइमलाइन को एमसीयू की प्रेजेंट की टाइमलाइन में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया जा सके। यानी कि फ्यूचर में इटर्नल्स को लेकर केविन फाइगी के कई सारे प्लान्स हैं, जिन्हें वो फैंस को धीरे धीरे ही एक्सप्लोर कर बताने वाले हैं। और हो सकता है कि वो सब कुछ फिल्मों के जरिए ही एक्सप्लेन किया जाए, न कि सीरीज के जरिए। क्योंकि अब तक हमें एमसीयू की तरफ से जो 2 सीरीज देखने मिली है, उनमें कोई भी ऐसे बड़े मेजर इवेंट नहीं हुए हैं जिसका इफेक्ट एमसीयू की फिल्मों की टाइमलाइन पर उतना ज्यादा पड़े। यानी कि उन सीरीज में कैरेक्टर्स को ही इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और अभी तक तो उन टाइमलाइन को बचाया जा रहा है, यानी एडजस्ट किया जा रहा है जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद की है। और ये भी एक अच्छी बात है जो फैंस के दिमाग में पूरी तरीके से ये बात तो क्लियर कर देती है कि एमसीयू की फिल्में ही एमसीयू की टाइमलाइन को सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी, ना कि उनकी सीरीज का काम फिलहाल तो अभी के लिए कैरेक्टर्स को ही इंट्रोड्यूस करवाने का है। ये बात आपको काफी अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। और अब आते हैं इटर्नल्स फिल्म पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म हमें इटर्नल्स के पर्सनल मैटर को ही एक्सप्लेन करने वाली है और ये कहानी पूरी तरीके से 10 इटर्नल्स पर फोकस करेगी, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने इंसानों की देखरेख या फिर कहूँ सुपर हीरो की तरह उनकी रक्षा करने के लिए बनाया था। बट जब से एमसीयू का यूनिवर्स शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक अर्थ पर जितने भी खतरे आए हैं, उनमें से एक भी बैटल में पार्टिसिपेंट हमने इटर्नल्स को करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये फिल्म हमें यही सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करेगी कि जब सेलेस्टियल्स की तरफ से उन्हें अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, तो फिर वो लोग इन सभी बड़े से बड़े इवेंट में बिल्कुल मिसिंग क्यों थे। अब इससे मुझे जो बात पता चली है वो डेफिनेटली यही है कि इस फिल्म की कहानी की एडेप्टेशन नील गैमन की लिखी गई कॉमिक बुक द इटर्नल्स से ली जा रही है, जिसे मार्वल कॉमिक बुक ने साल 2000 में पब्लिश किया था। और उस स्टोरी को बिना किसी स्पॉइलर के मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसकी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे इटर्नल्स अपनी बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं अर्थ पर, यानी कि उन्हें इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमंस के साथ अर्थ पर क्या हो रहा है। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो कॉमिक बुक में वो पूरा का पूरा क्रेडिट और किसे नहीं बल्कि स्प्लिट को जाता है, जिसने सभी के सभी इटर्नल्स की याददाश्त मिटा दी है, ताकि वो सभी अपने पास को भुलाकर प्रेजेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। जिसका रीजन है इटर्नल्स का कई 100 सालों तक अर्थ को प्रोटेक्ट करना, जिसे शायद से अब वो लोग प्रोटेक्ट कर थक गए हैं। और इसीलिए शायद से ये सीन हमें उसी का हिंट देता है, जिस सीन में हम स्पिरिट को सर्सी के साथ देख सकते हैं। और अगली इमेज में स्पिरिट सर्सी के हाथ पर अपना हाथ रख रही है, जो शायद से उसकी याददाश्त को मिटाने का होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीन फिल्म के एंड के बैटल के खत्म हो जाने के बाद का है, जिसका रिजल्ट फिलहाल तो सर्सी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों, तो उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन देखकर तो ये सीन मुझे ज्यादातर तो फिल्म के एंड के बैटल के खत्म होने के बाद का लग रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो सारे के सारे इटर्नल्स मिलकर अपनी पावर्स को जब एक करते हैं, बिल्कुल ही इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, तो वो लोग यूनिमाइंड की फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि सामने वाले काफी पावरफुल एंटिटीज को वो लोग अपनी इस पावर से बिल्कुल आसानी से हरा सके। वेल, ये भी एक डिटेल है कॉमिक बुक में, जिसे आपको देना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी फिल्म में ऐसा कुछ होगा फिलहाल तो उसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा कम लगते हैं कि मार्वल इस वियर्ड आइडिया को फिलहाल तो इस फिल्म में अभी के लिए अडेप्ट करेगा। और हाँ, यूनिमाइंड बनने से उन सब की याददाश्त भी जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो शायद पास में ऐसी कोई बैटल हुई होगी जिसके कारण से उनकी याददाश्त चली
गई और हो सकता है कि स्पिरिट को ऐसा करने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि ब्रोग नाम के कैरेक्टर ने ही मजबूर किया होगा, जिसकी डिटेल के बारे में अगेन मैं आगे बात करूंगा। और अब अगर देखा जाए तो उस कॉमिक बुक की कहानी के हिसाब से अगर टीजर को थोड़ी सी ध्यान से ज्यादा देखे तो ये फिल्म भी हमें उसी स्टोरी लाइन पर चलती हुई नजर आ रही है, जिस स्टोरी लाइन में हम सारे के सारे इटर्नल्स के मेंबर को अर्थ की प्रेजेंट की टाइमलाइन में देखेंगे, जिस टाइमलाइन में एक काफी बड़ा खतरा अर्थ पर हो सकता है, जो कि अगेन उसी कॉमिक बुक के हिसाब से कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टर ही होगा, जिसकी कौन से पार्ट में हमने ये चीज देख रखी है। लेकिन कौन से पार्ट को फिल्म के साथ में ज्यादा कंपेयर फिलहाल तो अभी के टाइम पर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया लिया जा सकता है, जिसमें शायद कॉमिक बुक के हिसाब से हो सकता है कि वो इटर्नल्स जो कई 100 सालों से अपनी एक ही पोजीशन पर एक ही जगह पर बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, उसमें कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं और ये मूवमेंट्स इंसानियत को जज करने के हैं, जिसमें सेलेस्टर का काम यही होता है चेक करने का कि इंसान उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे भी उतरे है या नहीं, और इंसानों ने क्या कुछ किया है हमारे अर्थ के साथ में। इसकी एक काफी लंबी हिस्ट्री रही है, जिसे सेलेस्टर्स काफी आसानी से पकड़ लेते हैं, यानी कि रिजल्ट शायद से हो सकता है कि उनकी नजर में अच्छा ना हो और उनका मिशन दुनिया को खत्म करने का हो, ताकि वो लोग इंसानियत को खत्म कर फिर से किसी नई चीज की शुरुआत करें, जैसे उन्होंने कई 100 साल पहले डिवियंस को बनाकर की थी। और हाँ, कुछ टॉय लीक्स के हिसाब से इस फिल्म में हमें डिवियन का कैरेक्टर भी देखने मिलने वाला है, जो फिलहाल तो मुझे अभी इस लीक के हिसाब से एक ही लग रहा है, और उस कैरेक्टर का नाम क्रो है, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल या फिर कहूँ स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले के इटर्नल्स के ब्रेकडाउन में आपको ऑलरेडी दे रखी है, कि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर अगर किसी का पसंदीदार है या फिर कहूँ पति है, तो वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि थीना है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में एंजेलिना जूली प्ले कर रही है। और लीक्स की इस इमेज को देखकर कहीं ना कहीं डाउट होता है कि वो यहाँ पर किसी फिनरल को अटेंड कर रही है, और हो सकता है कि वो फिनरल और किसी का नहीं बल्कि डिवियन क्रो का हो। और हाँ, इन दोनों के बच्चे भी है, और जैसे कि मैंने कहा वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के एंड की सजेशन में भी रहेगा, क्योंकि जबरदस्ती की उन्हीं बातों को रिपीट कर वीडियो को ज्यादा लंबा कर कोई मतलब बनता है नहीं, जो की ऑलरेडी ये वीडियो हो चुकी है इस छोटे से 20 से 30 सेकंड के टीजर की डिटेल्स के हिसाब से। इसलिए फिर से आ जाते हैं उसी टीजर पर, जिसमें केविन फैगी के अकॉर्डिंग अगर सीरीज में सबसे ज्यादा कोई लीड और मेन कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि सर्सी का होगा, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में गीमा चेन प्ले कर रही है। और उनकी स्टोरी की टाइमलाइन हमें इस फिल्म में अवेंजर्स वॉल्यूम 1 के इशू 375 की स्टोरी की थोड़ी बहुत एडेप्टेशन करते हुए दिखाई जा रही है, जिस कॉमिक बुक को पब्लिश ईयर 1994 में किया गया था। और स्टोरी लाइन में सर्सी अवेंजर्स की टीम का हिस्सा थी, और उनकी टीम में ब्लैक नाइट का कैरेक्टर भी था, जो कैरेक्टर इटर्नल्स फिल्म में भी है। और इस कैरेक्टर का रोल प्ले और कोई नहीं बल्कि किट हार्गिटन प्ले कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली सर्सी और ब्लैक नाइट की लव स्टोरी को बहुत फोकस किया जाएगा। क्यों, तो उसकी ऐसी मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन देखकर तो ऐसे ही लगता है कि शायद ब्लैक नाइट ही वो कैरेक्टर होगा जिसके चलते सर्सी डिसीजन लेगी सारे के सारे इटर्नल्स को फिर से एक करने का। क्योंकि इस टीजर के अकॉर्डिंग हम ये चीज बिल्कुल साफ तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि अर्थ पर सारे के सारे इटर्नल्स अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर। लेकिन अब जब खतरा आएगा तो उन्हें फिर से एक साथ आना ही पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा टीम अप, जिस टीम अप में सर्सी उन्हें उनका पास्ट याद दिलाएगी, यानी कि उसी की सबसे पहले याददाश्त आने वाली है, और वो बाकी जर्नी पर निकलेगी सभी को एक साथ आने के लिए। लेकिन इन सब में अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉमिक बुक के हिसाब से वो कैरेक्टर एजेक का है, जिस कैरेक्टर के जेंडर को चेंज कर इसमें फीमेल कर दिया गया है, और अब वो रोल इस फिल्म में सलमा हैक प्ले कर रही है, जो एक हिसाब से सभी इटर्नल्स को एकजुट कर रखती है, जो कि ऑब्वियसली एक मदर फिगर ही है, क्योंकि फादर फिगर के चांसेस को यहाँ से हटा दिया गया है। और वही उनकी टीम की एक ऐसी मेंबर है जिसके पास पावर सभी को हील करने की है, उनकी उम्र बढ़ाने की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेलेस्टर्स से बात करने की। जी हाँ, सेलेस्टर्स से इटर्नल्स की वही एक अकेली मेंबर है जो बात कर सकती है, बाकी और कोई भी सेलेस्टर्स के आसपास जाकर उनसे बात नहीं कर सकता। और इसीलिए हम टीजर के अकॉर्डिंग इस सीन में उसे सर्सी के कैरेक्टर से बात करते हुए देख रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड एक हिसाब से थोड़ा बहुत मैच तो होता ही है। और बैकग्राउंड का एजेक का वो डायलॉग कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए तुम फाइट भी कर सकते हो, जो उस डायलॉग के अकॉर्डिंग हमें सर्सी की सिचुएशन ही एक्सप्लेन कर रहा है। और एंड में अगर स्पिरिट उसका हाथ पकड़ेगी तो हो सकता है कि सर्सी अपने बिताए गए सारे के सारे पल ब्लैक नाइट्स के साथ जो थे वो भूल जाए, ठीक एंजेलिना जूली की पास की लव स्टोरी की तरह। और अब पास की टाइमलाइन की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि केविन फैगी ने ये बात भी कही थी कि ये फिल्म पास्ट से प्रेजेंट में आपको फोकस करते हुए एमसीयू की प्रॉपर टाइमलाइन को एडजस्ट करते हुए दिखाएगी। इट मींस कि इस फिल्म का भी स्टार्ट एमसीयू के कई 100 साल पुराने पास्ट से होने वाला है, जिस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए ये फिल्म मेरे हिसाब से मुझे लगता है
प्रेजेंट में आने वाली है, जिसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना है कि वो स्टोरी इस फिल्म में किस तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैन ऑफ स्टील फिल्म। जिस फिल्म के स्टार्ट में हमने सुपरमैन के होम टाउन का पास देखा था, उसके बाद फिल्म अपने प्रेजेंट की टाइमलाइन में थी। वैसा ही कुछ शायद से इस फिल्म के साथ होगा, जिससे मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हुई ही है, क्योंकि उसके बाद फैंस के दिमाग का फ्यूज उड़ेगा और यहाँ से क्रिएट होगी इस फिल्म को लेकर कई सारी थियरी, और उन थियरीज में मुझे लगता है कि अभी से एक चीज शामिल हो जाएगी, जो कि है इटर्नल्स का पूरा यूनिवर्स और इतने सारे कैरेक्टर्स का अलग अलग इंट्रोडक्शन। यानी कि इस फिल्म से हो सकता है कि इटर्नल्स के भी यूनिवर्स को कई सारे स्पिन ऑफ की सीरीज या फिर फिल्मों के चांसेस मिल जाए। यानी कि ये फिल्म एमसीयू की तरफ से किया गया वो एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में फिल्म की डायरेक्टर चेलो जाओ ने भी कहा था कि एमसीयू की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क इस फिल्म को बनाने का लिया गया है, लेकिन अब जो हो रहा है उसे होने दो। इसलिए आते हैं टीजर के अगली क्लिप पर, जिस सीन में सर्सी के कपड़े बिल्कुल सेम है, बट देखते हैं कि फिल्म में ये सारी की सारी चीजें कैसे प्रेजेंट की जाएगी। लेकिन इस सीन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैकग्राउंड में खड़े हुए लोग, जिन सभी के कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल मैच होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि ये लोग किसी एक ही कल्ट को फॉलो करते हैं। और इसमें मेरी दो थियरी है, जिसमें से एक थियरी हो सकती है कि ये सभी लोग उस जगह के काफी ज्यादा करीब रहते हैं जहाँ पर इटर्नल्स कई 100 सालों से ऐसे ही बिल्कुल शांत खड़े या फिर कहूँ सो रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि इटर्नल्स के मेंबर का सबसे ज्यादा खतरनाक या फिर कहूँ कॉमिक बुक में इन सभी के बीच में झगड़े लगाने वाला कैरेक्टर फ्रॉग हो सकता है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में बैरी क्योगन ने प्ले किया है, जिसकी वजह से इटर्नल्स के बीच में कई 100 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और जंग में ड्यूक का साथ गिलगामेश ने दिया था, जो कि इस सीन को देखकर थोड़ा बहुत लग रहा है। और उसके अलावा क्रीड भी उसके साथी थी, जिसने उसके कहने पर सभी की सभी इटर्नल्स की याददाश्त मिटा दी। और क्रीग ने स्प्रिट को अपनी तरफ यही बोलकर किया था कि सब उसे अब भी बच्ची ही समझते हैं, जो कि वो असल में है नहीं, लेकिन फिर भी छोटी होने के कारण इटर्नल्स के सभी मेंबर्स उसे बच्चे जैसा ही ट्रीट करते हैं, जिसके कारण से वो ड्रिक की बातों में आ जाती है। और ड्रिक के मकसद की बात करें तो उसका मकसद है सेलेस्टस से आजादी, यानी कि वो इंसानों को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, बल्कि उसे खुद ही की आजादी चाहिए। और उसके इस प्लान में कौन उसका साथ देता है कौन नहीं, उसकी डिटेल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन इस सीन को तो देखकर ऐसा ही लगता है कि वो अर्थ पर भी अपना राज चलाता है और लोग कहीं न कहीं उसे भगवान जैसा ट्रीट कर रहे हैं। फिलहाल तो इस सीन को देखकर ऐसा ही लगता है और सभी इटर्नल्स यहाँ पर एक साथ उसे समझाने के लिए आए हैं कि वो उनका साथ दे, क्योंकि अकेला वो उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। और अभी पास की इमेज को देखकर थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात करें तो देखकर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिक के ही प्लान पर गिलगामेश थेना को रोक रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोरी वही हो जिसमें थेना इटर्नल्स को छोड़कर अपनी अलग ही दुनिया बसाना चाहती है क्रो के कैरेक्टर के साथ, जो शायद उसे ना मिले और इसके लिए उसे एक काफी अच्छी खासी जंग भी करनी पड़े। और इसी सीन में हम उसे अर्थ से ही पावर को एब्सॉर्ब करते हुए एक शॉट बनाते हुए भी देखे हैं, क्योंकि वो एक विच है और उसकी पावर्स भी सॉर्सरेस की तरह ही वेपन बनाने की है, लेकिन सॉर्सरेस अपनी पावर अदर डायमेंशन से बनाते हैं, बट सर्सी वही जगह पर रहकर वही के एनवायरनमेंट से। उसके बाद आ जाए अगली इमेज पर, तो अगली इमेज है कुमार नंजानी के कैरेक्टर किंगो की, जिस कैरेक्टर में सबसे बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं उसकी स्टोरी लाइन को लेकर, क्योंकि स्टोरी लाइन में किंगो जापान का एक काफी बड़ा समुराई था और प्रेजेंट की टाइमलाइन में बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी, लेकिन अब एशियन पर सैंक्सी जैसी फिल्म आ रही है, इसलिए कुमार नंजानी के कैरेक्टर को इस फिल्म में बॉलीवुड का कोई बड़ा सेलिब्रिटी दिखाया गया है। और शायद से बैकग्राउंड को देखकर ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पर किसी शूट के लिए आया होगा, या फिर जो डिटेल उसके जर्नलिज्म के पैशन को भी लेकर कही गई है उसी काम को ये यहाँ पर कर रहा होगा अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर, जो डेफिनेटली कुछ और नहीं बल्कि किसी एक ऐसी जगह की डिस्कवरी है जिसे हम इस सीन में बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं, यानी कि फिल्म का फाइनल बैटल और सारे के सारे इटर्नल्स का एक साथ होना, जो कि फिलहाल तो इस इमेज को देखकर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एंट्री मर्क्यूरी लेती है, यानी कि एक और कॉमिक बुक का जेंडर स्वाइप किया गया कैरेक्टर, तो उसी की तरह बाकी मेंबर्स भी इटर्नल्स की टीम को ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है कि ये जगह उन्हीं सेलिस्टर्स के सोने की हो जहाँ वो लोग कई 100 सालों से सो रहे हैं, और डिवियंस का काम उन्हें ही आकर जगाने का होगा, जिसे करने से इटर्नल्स का काम उन्हें रोकने का है, क्योंकि कॉमिक बुक में भी इटर्नल्स डिवियंस को ही रोकते हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए बनाया गया है। रीजन है कॉमिक बुक में डिवियन का इंसानों पर हक जताकर उनकी नजर में गॉड बनकर रहना, जो बात सेलिस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए डिवियन के इन्वेंट्स के बाद सेलिस्टर्स ने इटर्नल्स को बनाया था उनसे मुकाबला करने के लिए। और देखा जाए तो थैनोस भी आधा इटर्नल्स और आधा डिवियन है, जो कि उसके लुक से डिस्क्राइब होता है, इसलिए उस टाइमलाइन में लोग उसके दिखने की वजह से उससे काफी ज्यादा नफरत करते थे, जिसने थैनोस की सोच बदल दी। बट थैनोस का कैरेक्टर इस फिल्म में होगा या नहीं, यानी कि यंग थैनोस, उसकी ऐसी मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन एमसीयू की तरफ से ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज की गई थी थैनोस और उसकी पूरी की पूरी फैमिली के साथ, जिसमें थैनोस काफी ज्यादा यंग है, लेकिन ये सीन एक्चुअल में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था, जिसे पूरी तरीके से स्किप कर फिल्म में उन डिटेल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। और उसका भी रीजन आप सभी को पता है कि थैनोस पर भी एक काफी अच्छी सीरीज या फिर एक फिल्म बन सकती है, इसलिए शायद उस आइडिया को ड्रॉप कर फिलहाल तो उस फिल्म से कट कर दिया गया। और अब आखिर में बाकी दूसरे इटर्नल्स के मेंबर्स की पावर्स की बात कर ले तो इटर्नल्स के ग्रुप के लीडर का नाम है इकैरिस, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में रिचर्ड मेंडरसन प्ले
कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर आप सुपरमैन के साथ में काफी अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अब बाकी बात करें गिल ग्रैमिश की, तो उस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में मा डोंग सियोक प्ले कर रहे हैं, जिसकी कंपैरिजन आप हल्क के कैरेक्टर से कर सकते हो। और इसके अलावा मर्क्यूरी के कैरेक्टर का रोल प्ले करी एक्ट्रेस लूरेन डियोलोफ की बात करें तो वो असल लाइफ में सुन नहीं सकती। जिस कैरेक्टर को इस फिल्म में किस तरीके से डेवलप किया जाएगा वो भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और उनकी पावर्स की बात करें तो वो इटर्नल्स के ग्रुप की फ्लैश है या फिर कहूँ क्विकसिल्वर। बाकी स्पिरिट के कैरेक्टर की डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा ड्रीक, एजेक और थीना के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब बात करें पैथोस के कैरेक्टर की, तो इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में ब्रायन टेरी हेनरी प्ले कर रहे हैं, जो इस ग्रुप में सभी इटर्नल्स के वेपन बनाने का काम करते हैं, यानी कि वो एक क्रिएटर है और एमसीयू के यूनिवर्स का ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया सबसे पहला गे कैरेक्टर, जिसका हस्बैंड इस फिल्म में हर्ष सेलिमन नाम के एक्टर रहेंगे। इसके अलावा कैप्टन मार्वल और वेलकैरी की डिटेल्स तो हमें मिस मार्वल के इस बिहाइंड द सीन के टीजर में मिली थी, यानी कि उन दोनों की भी रिलेशनशिप एमसीयू के यूनिवर्स में एक्सप्लोर की जाने वाली है। बाकी बात करें किंगो के कैरेक्टर की, तो किंगो के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा टेलीपोर्ट, सुपर स्ट्रेंथ और आंखों से लेजर निकालने तक की पावर्स है। उसके बाद आखिर में बात करें सर्सी के कैरेक्टर की, तो सर्सी की पावर्स इतनी ज्यादा है बाकी दूसरे इटर्नल्स के मुकाबले में कि खुद इटर्नल्स की टीम का लीडर इवेज भी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरता है। वेल, तो मुझे लगता है अब डिटेल के हिसाब से मैंने आपको इटर्नल्स के पूरे यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ बता दिया है, जिसके कारण से ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो गई है। लेकिन मुझे लगता है इतनी डिटेल से तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए होंगे इटर्नल्स के यूनिवर्स को समझने के लिए। बाकी अब इसका ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज होगा तो उस ट्रेलर के हिसाब से अलग सा ब्रेकडाउन बनेगा, जो कि मुझे लगता है कि अब इतनी ज्यादा डिटेल्स दे देने के बाद उतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी अब आपकी क्या राय है दी इटर्नल्स के यूनिवर्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।